अक्सर ख्वाब सच्चे होते हैं। वो इंसान को नींद में उसके भूले हुए माजी बल्कि मुस्तकबल की तस्वीर भी दिखाते हैं। ख्वाब में वो माजी में गुमशुदा अपनी शख्सियत की शनाख्त भी कर सकता है। कुदरत कभी कभी इंसान को ऐसे मौके फराहम करती है, वो उसके लिए कतई गैर इख्तियारी होते हैं और वह अमूमन उनसे उलझनों का शिकार होता है या कभी वो उसके लिए मुसर्रत बख्श भी होते हैं। एक मसला हिंदू मत के अकीदे आवागोन का भी है। उस पर यकीन रखने वाले अपने माजी के बारे में तजस्सुस में रहते हैं। कभी कोई ऋषि मुनि या ज्ञानी उन्हें झूठी सच्ची बातें बताता है तो वो उनकी मुताबिकत से खुश भी होते हैं, दिलगीर भी। दूसरी फसल एक ऐसे शख्स की रुदाद है जिसके ख्वाबों ने उसकी जिंदगी अजाब बना डाली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है दूसरी फसल एपिसोड नंबर 13। नहीं, मुझे तो वही कांटे चाहिए, जफर ने कहा। पूरे सीजन के लिए ना सही, सिर्फ 2 हफ्ते के लिए मिल जाए। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ किराए का हिसाब महीने का ही चलता है। इसका फिक्र ना करो, मैं पूरे महीने का किराया दूंगा। एजेंट ने उसे बगौर देखा। माहाना किराया 2000 रुपये होगा। ठीक है, लेकिन मुझे कॉटेज का कब्जा फौरन चाहिए। एजेंट ने अपनी डायरी खोली और उसमें देखकर फ़ोन नंबर पर एक नंबर डायल किया। कॉटेज के मालिक से मुख्तसर से गुफ्तगू के बाद उसने माउथ पीस पर हाथ रखकर जफर से कहा, वो कॉटेज किराए पर नहीं उठाना चाहते। जून में वो खुद कॉटेज में रहेंगे। उन्हें 3000 की ऑफ़र करो, जफर ने कहा। एजेंट का मुंह खुल गया। मजाक कर रहे हैं? इस किराए पर तो मैं जो कहता हूं वो करो। एजेंट ने माउथ पीस में हाथ उठाया और कॉटेज के मालिक को उस ऑफ़र के बारे में बताया और फिर उसने दोबारा माउथ पीस पर हाथ रखकर दांत निकाल दिए और दोबारा इनकार नहीं कर सके। उसने कहा, आपको कब्जा कब चाहिए? आज ही। आज? हाँ, आज, इसी वक्त। एजेंट ने फिर कॉटेज के मालिक से बात की। मालिक ने कॉटेज के बाहर ही चाबी की जो खुफिया जगह थी उसे बता दी और फौरन कब्जा देने की इजाज़त भी दे दी। एजेंट ने नक्शे में कॉटेज की लोकेशन देखी और जफर को लेकर कॉटेज की तरफ चल दिया। ख्वाब में जफर ने कॉटेज को सिर्फ रात के वक्त देखा था। उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कॉटेज दिन की रोशनी में कैसा लगेगा। उसे यह भी नहीं मालूम था कि पिछले 30 साल में कॉटेज में कितनी तब्दीलियां हुई होंगी। उसके बावजूद उसने कॉटेज को पहली ही नज़र में पहचान लिया। हैरत अंगेज बात यह थी कि कॉटेज में कोई तब्दीली नहीं हुई थी। गिरदो पेश में मामूली सी तब्दीलियां ज़रूर नज़र आ रही थी। कॉटेज का डेक पहले से बड़ा हो गया था। बाहर कुछ दरख्त काट दिए गए थे। झील के पार सनोबर के झुंड के परे होटल का पुराना नाम बदल गया था। अब हॉलीडे इन का बोर्ड साफ नज़र आ रहा था। चाबी खुफिया मकाम से निकाल कर उसके हवाले करने के बाद एजेंट ने अपना कमीशन वसूल किया और चला गया। जफर ने दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर कॉटेज का जायज़ा लिया। उसे हर चीज़ नामूस लगी। फर्नीचर पुराना और भद्दा था। अंदर सीलन की बू रची बसी थी। ज़ाहिर है वो कॉटेज साल में एक बार महज 2 माह के लिए खुलता था। जफर ने संजोगता को फ़ोन पर यह सब कुछ बता दिया। मैं अपनी किताब यहीं रहकर मुकम्मल करना चाहता हूँ, उसने कहा कि शोरो गुल से, हंगामों से दूर, पुरसकून माहौल में। संजोगता को यह जानकर हैरत हुई कि उसने वही कॉटेज किराए पर लिया है जो उसके बाप ने बनवाया था। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये वो कॉटेज है। बस ये एक इत्तेफाक था। एजेंट से जब मुझे इसके बारे में पता चला कि ये उसके पास मौजूद है और किराए के लिए खाली है तो मैंने फ़ौरन इसे ले लिया। जफर, कभी कभी तुम मेरी समझ में नहीं आते। अचानक तुमने यह फैसला किया और इस पर अमल भी कर डाला। क्यों? बस यूं ही। वही कॉटेज क्यों जो मेरे पिताजी का था? और भी कॉटेज होंगे वहाँ, यही क्यों? मैंने कहा ना, ये महज इत्तेफाक है, लेकिन मुझ पर तो इस कॉटेज के तस्वर से ही लर्जा चढ़ रहा है। देखो, बात इतनी सी है कि मुझे झील के किनारे एक ठिकाना दरकार था। मैंने सोचा हम दोनों ही एंजॉय कर सकेंगे, लेकिन तुम परेशान होती हो तो मैं उसे छोड़ दूंगा। सॉरी जफर, मेरा ख्याल है मैं अहमकाना बातें कर रही हूँ।
आज मैं अपना सामान यहीं लाऊंगा, तुम भी आ जाओ। मुझे यकीन है कि यहाँ बहुत खूबसूरत वक्त गुजरेगा। ठीक है, लेकिन मैं 11 बजे से पहले नहीं पहुँच सकूंगी। माता जी का बहुत बुरा हाल है, उनके सोने के बाद ही आऊँगी। ठीक है, कांटे ढूंढने में तो तुम्हें कोई दुश्वारी नहीं होगी ना? नहीं, माता जी ने कई बार दूर से मुझे वो कांटे दिखाया था, संजोक्ता ने कहा। फिर उसकी आवाज़ सरगोशी में ढल गई। एक बात बताऊं? वो कुछ झिझक भी रही थी। हाँ बताओ। छोड़ो। नहीं, अब तो बताना पड़ेगा। वो फिर झिझकी। बिल आखिर उसने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ ज़फ़र। वो तो मैं भी करता हूँ। रिसीवर रखने के बाद उसने सोचा, ये और भी अच्छा हुआ कि संजोता देर से आएगी। अब मुझे कुछ करने के लिए काफ़ी वक्त मिल जाएगा, जो मुझे करना है। वो झील जाने के लिए तैयारी कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कम ऑन। दरवाज़ा खुला। वो हैरान रह गया। हेलो ज़फ़र। उसने खुद को संभाला। हेलो मोहन। डॉक्टर मोहन मुस्कुरा रहा था। हैरान हुआ नहीं। तो क्या तुम्हें मेरी आमद की तवक्का थी? हाँ, जल्द या बदेर तुम्हें आना तो था। कब आए तुम? डॉक्टर मोहन कुर्सी में ढह गया। उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और बड़े इत्मीनान से एक सिगरेट सुलगाई, जैसे कोई जल्दी ना हो। फिर वह ज़फ़र को देखकर मुस्कुराया और बोला, 1 घंटा हुआ है, सामान होटल में रखते ही तुम्हारे पास चला आया। तुमने मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दिया तो मुझे परेशानी होने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि तुम कुछ छुपा गए हो, मुझे बताना नहीं चाहते। सॉरी, मैंने सोचा था अगले हफ्ते लखनऊ आकर तुम्हें खुद बताऊंगा सब कुछ। लो, अब मैं खुद आ गया हूं, अब बता दो। ज़फ़र जानता था कि डॉक्टर मोहन को टाला नहीं जा सकता और अब छुपाने का कुछ फ़ायदा भी नहीं। चुनाचा उसने उसे बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर मोहन कुछ देर खामोश बैठा सोचता रहा। फिर उसने सोचा, ये सब कुछ तुम्हें काफ़ी पहले मालूम हो गया था, मगर तुमने मुझे बताया नहीं। क्यों? मैं बहुत कुछ सोचना समझता था और तुमने सोचा कि इस चक्कर से निकल जाना बेहतर है। हाँ, और तुम समझते थे कि तुम्हारी सोच लेने से ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, जूं का तूं रह जाएगा। सॉरी मोहन, लेकिन फैसला करने का हक तो मेरा था ना। मुझे वजह बताओ। मेरा ख्याल है कि जहन पर जोर दो और तुम खुद भी वजह समझ सकते हो। मेरी कुछ मजबूरियां थी, मेरे साथ कुछ पछतावे थे। मैं समझता था कि ये सब कुछ नहीं होगा, आखिर में किसी बंद गली से टकरा जाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ हो गया, सब कुछ सामने आ गया। और मोहन, मैं सुपरमैन अवतार नहीं बनना चाहता। मैं खुद को नुमाया नहीं करना चाहता। लोगों की रहनुमाई के लिए मज़ाहब मौजूद हैं, आसमानी किताबें। कितना आसान है ये कह देना। मोहन ने तंज किया। नहीं, मसला सिर्फ मेरा ही नहीं, मुझे दूसरों के बारे में भी सोचना था। मसलन एक कातला के बारे में। तंज मत करो। वो जुर्म एक किस्सा पारीना है। उसने जो कुछ किया उसकी बहुत तवील और कड़ी सज़ा भुगती है। अदालत भी उसे इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकती थी। और ये भी सुन लो, हरी कृष्ण नहायत कमीना आदमी था। आशा ने उसके साथ जो कुछ किया वो बेजवाज नहीं था। हरी कृष्ण ने जो बोया था वो काटा, और अब ये सब कुछ खुलेगा तो आशा पागल हो जाएगी। और वो इस वक्त भी दीवानगी की सरहद पर खड़ी है। फिर संजोगता है। हाँ, मोहन बेहद सर्द अंदाज में मुस्कुराया। अब हुई ना बात। अब ज़फ़र को डॉक्टर मोहन पर गुस्सा आने लगा। उसने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। ठीक है, मुझे संजोगता से मोहब्बत हो गई है। मैं उससे शादी करूंगा और उसे लखनऊ ले जाऊंगा। मैं उसके साथ एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहता हूं। उसे कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं कि उसकी माँ ने उसके बाप को कत्ल किया था। ये भी नहीं कि मैं पिछले जन्म में क्या था, कैसा था और कौन था। सब कुछ खुल गया तो संजोगता की ज़िंदगी उसकी अपनी ज़िंदगी नहीं रहेगी। ये हमारे लिए खसारे का सौदा होगा। हमें खुद को तमाशा नहीं बनाना। ये है तुम्हारा फैसला। हाँ, मेरी नज़र अपने खुशगवार मुस्तकबल पर है। खुद को अवतार कहलवाने में अपना और संजोगता का मुस्तकबल तबाह नहीं करूँगा। मुझे तुम्हारे अगराज़ व मकासद की कोई परवाह नहीं। तुम्हारा मतलब है मैं खुद को नुमाया करने, हीरो बनने के लिए मरा जा रहा हूँ? डॉक्टर मोहन ने तलख लहजे में कहा। क्यों, ऐसा नहीं है क्या? और देखो मोहन, मैं तो तुम्हें कोई इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ। ये तुम्हारे लिए एक ज़ाती जंग भी है। तुम्हारे साथ तुम्हारा मजहबी फ़लसफ़ा और अकीदा भी है। तुमने आवागौन पर साइंटिफिक अंदाज में तहकीक की है। जो लोग इस सिलसिले में तुम्हारा मजाक उड़ाते रहे हैं, तुम्हें उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हो। तुम्हारी शोहरत की आरजू भी गैर फितरी
डॉक्टर मोहन ने बड़े ठहरे हुए लहजे में उसकी बात काट दी। जफर, तुम गलत समझ रहे हो। ओहो, हाँ, बहुत गलत समझ रहे हो तुम। मैं एक खामोश, तबाह और कम अमीज आदमी हूँ। मैं भी तुम्हारे ही अंदाज में सोचता हूँ। मैं भी अपनी ज़िंदगी में कोई तरातुम नहीं चाहता। अगर मैं ये सब कुछ दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ तो उसकी वजूहात दूसरी हैं। ये मालूमात मंजर आम पर आने के बाद जो हंगामा होगा उससे तुम ही नहीं, मैं भी डरता हूँ। कोई भी नया अकीदा, नया मज़हब पत्थर खाए बगैर लोगों में मुतारफ़ नहीं करवाया जा सकता। नायब अवतार बनना मेरे लिए भी कांटों की सेध साबित होगा। जो पत्थर तुम पर बरसेंगे वो मुझ पर भी बरसेंगे। क्या पता आखिर में हम भी अपने कांधों पर अपनी अपनी सूली उठाए नजर आएं। क्या तुम समझते हो कि मैं ये अंजाम चाहता हूँ? डॉक्टर मोहन कुछ देर खामोश रहा। जफर को उसके लहजे की सच्चाई ने मसहूर कर लिया था। तुम्हारी सोच महदूद हो गई है जफर, डॉक्टर मोहन ने फिर कहा। मैं भी इन 3 अफराद के मुतल्लिक सोचता हूँ जो उससे मुतासर होंगे, मगर मैं उन अरबों इंसान के बारे में भी सोचता हूँ जो मौत से डरते हैं। मुसलमान मौत से नहीं डरते। जफर ने उसकी बात काट दी। उनके पास अकीदा बाद अज़ मौत मौजूद है। उन्हें रिजायत की नवीद दे दी गई है। अच्छे अमाल करो और आखिरत में कभी ना ख़त्म होने वाली जन्नत की ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाओ। चलो मान लिया, मगर दूसरे तो महरूम हैं। एक अकीदा सामने मौजूद है, वो चाहें तो उसे अपना लें। अगर वो उसे नहीं अपनाते तो ये उनका अपना मसला है। इस बहस में मत उलझो। तुम तो अब सब कुछ जान गए हो। यह भी तो मुमकिन है कि ये मेरे ईमान की आजमाइश हो या मेरे दीन से दूरी की सज़ा हो। मेरी बीवी कहती थी, ईमान तो उसे कहती हैं कि आदमी मुतल्लका बात की नफ़ी देखकर भी उसे अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझे और उसे बतौर हकीकत तस्लीम ना करे। अब तुम बुनियाद परस्तों की सी बातें कर रहे हो। डॉक्टर मोहन का मुंह बन गया। तुम्हें बता रहा हूं कि अब तुम्हारे लिए कोई और रास्ता नहीं। अब तुम इस चक्कर से नहीं निकल सकते। हमें दुनिया को ये राज बताना ही होगा, अंजाम ख्वाह कुछ भी हो। हम इस राज को दुनिया से छुपाकर बददयांती नहीं कर सकते। अब मेरी बात सुनो। मैं और तुम आशा देवी से मिलने चलेंगे और तुम्हें गुफ्तगू टेप कर लेंगे। मुझे यकीन है कि वो बौखला कर सब कुछ उगल देगी। मोहन, तुमने मेरी बात पर गौर नहीं किया। कौन सी बात? मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा। जफर, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। सॉरी डॉक्टर। अब के मोहन फट पड़ा। तुम सिर्फ बेवकूफ़ नहीं, परले दर्जे के खुद गर्द और कमीने इंसान भी हो। यही सही, अब तो तसल्ली हो गई तुम्हारी। नहीं, अभी नहीं हुई। डॉक्टर मोहन की आंखें शोले उगल रही थी। तुम पीछे हट जाओगे तो उसे क्या होगा? मुझे तो पीछे नहीं हटा सकते तुम। क्या मतलब? बस इसे मेरी तरफ से वार्निंग समझ लो। डॉक्टर मोहन ये कहकर उठा और ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। चंद मिनट बाद फ़ोन की घंटी बजी। जफर ने रिसीवर उठाया। वो आशा थी और पागलों की तरह चीख रही थी। आवाज़ से नशे में मालूम हो रही थी। तुम कौन हो? क्यों आए हो यहाँ? हमसे क्या चाहते हो तुम? मेरी बात सुने। संजोगता ने बताया है कि तुमने हमारा पुराना कराटेज किराए पर ले लिया है। तुम आज रात वहाँ जा रहे हो। क्यों? क्या साबित करना चाहते हो तुम? भगवान के लिए क्यों हमारे पीछे पड़ गए हो तुम? आशा देवी, मैं तफसीली वजाहत नहीं कर सकता। बस आपको इतना बता सकता हूँ कि आप मेरा हदफ हरगिज़ नहीं। झूठ मत बोलो। तुम यहाँ सिर्फ मुझे दुख देने, अजियत पहुँचाने के लिए आए हो। मैं जानती हूँ तुम चाहते हो कि मैं पागल हो जाऊँ। तुम यहाँ सब कुछ मालूम करने आए हो। तुम जफर नहीं, कोई और हो। एक शैतानी रूह तुम पर काबज है, एक भूत। लेकिन सुनो प्लीज़। अचानक वो रोने लगी। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। संजोगता का पीछा छोड़ दो। जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। फिर कि उसकी आवाज़ बुलंद हो गई। वापस चले जाओ, दफ़ा हो जाओ। सुना तुमने, जाओ, हमारा पीछा छोड़ दो। फिर राब्ता मुंतके हो गया। अपने होटल के कमरे में पहुंचकर डॉक्टर मोहन ने बड़ी नरमी और हिस्तगी से अपनी जैकेट की जेब से वो नन्हा मुन्ना माइक्रोफोन निकाला जो बटन से बड़ा नहीं था। माइक्रोफोन से जिल्द की रंगत का एक तार मुंसलिक था। हर जैकेट के नीचे पैंट की बेल्ट से अटके हुए माचिस की डिब्बिया, एक टेप रिकॉर्डर मुंसलिक था और उसने बाकस खोला और बड़ी एहतियात से छोटी सी वो केसर निकाली। वो बाकस सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए था। उसने अपने सूट केस से एक छोटा केस्ट प्लेयर निकाला और केस्ट उसमें लगा दी।
پھر اس نے پلے کا بٹن دبایا اور پہلے اس کے تعارفی الفاظ سنائی دیے۔ یہ ہفتے کی شام ہے، جون 78 ہے، میں ڈاکٹر موہن داس ڈاکٹر ظفر اسلام سے ملنے الموڑ ہوٹل اس کے کمرے میں جا رہا ہوں۔ میں لکھنؤ سے آیا ہوں۔ یہ کیس آوا گون کا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں ثبوت کی جستجو ہے۔ کچھ توقف کے بعد آوازیں ابھریں، ہیلو ظفر، ہیلو موہن۔ حیران ہو؟ نہیں تو کیا تمہیں میری آمد کی توقع تھی؟ پوری گفتگو بے حد صاف ریکارڈ ہوئی تھی۔ ڈاکٹر موہن نے کیسٹ باہر نکالی اور اس پر لکھا، ڈاکٹر ظفر الاسلام، آوا گون سیریز، کیسٹ نمبر 3۔ پھر اس نے کیسٹ کو ایک باکس میں رکھ دیا۔ بستر پر دراز ہو کر اس نے ایک سگریٹ سلگائی۔ جب ظفر نے اسے جوابی کال نہیں کی تو اسے یقین ہو گیا کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ ظفر نے اس وجہ اس معاملے سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چنانچہ وہ الموڑ چلا آیا۔ ظفر سے اس کی ملاقات نے اس کے اندازے کی تصدیق کر دی۔ وہ اس سے ملنے کے لیے پوری تیاری کے بعد گیا تھا۔ اب اس کے پاس بے حد اہم گفتگو کیسٹ پر موجود تھی۔ اگر ظفر جھٹلائے بھی تو کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اس گفتگو میں بے ساختگی تھی، نظریے کا اختلاف تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ گفتگو پروگرام کے تحت ریکارڈ کرائی گئی ہے۔ بہتر تو یہی تھا کہ ظفر خود دنیا کو یہ سب کچھ بتاتا، لیکن دوسری صورت میں یہ کیسٹ لوگوں کو حقیقت کا احساس دلانے کے لیے بہت کافی تھی۔ اور بھی تو ایک اور کیسٹ تیار ہونا تھی، آشا دیوی سے گفتگو کی کیسٹ۔ اس نے آشا کے رد عمل کا تصور کیا۔ اسے پہلے آشا کو ڈاکٹر ظفر اسلام کے آوا گون کیس سے متعلق تینوں کیسٹ سنوانا تھی۔ وہ یقیناً اس کے لیے ہوش ربا دھماکہ خیز تجربہ ہوتا۔ یہ بات یقینی تھی کہ وہ سب کچھ سن کر آشا پر ہسٹریا کا دورہ پڑ جاتا۔ اس قتل کے متعلق سننا جو اس نے 32 سال پہلے بڑی صفائی سے کیا تھا، کوئی مذاق نہیں تھا۔ پھر تو اپنے شوہر کی آواز بھی نہ سنتی۔ موہن آشا دیوی سے ناواقف تھا، لیکن اسے آشا پر ترس آ رہا تھا۔ اسے ظفر کی بات معقول لگی۔ عین ممکن تھا کہ یہ سب کچھ جھیلنے کے بعد آشا پاگل ہو جاتی۔ وہ دل میں بھگوان سے پرارتھنا کر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو۔ آشا کا ہوش مند رہنا ضروری تھا۔ اس صورت میں وہ یقین نہ کرنے والوں کے سینکڑوں سوالات کے جوابات دے سکتی تھی۔ ڈاکٹر موہن داس خود کو ایک ہمدرد انسان سمجھتا تھا۔ وہ جو کچھ کر رہا تھا اس پر اسے کوئی خوشی نہیں تھی، لیکن جیسا کہ اس نے ظفر سے کہا تھا کہ سب کچھ ناگزیر ہے۔ چند افراد کی زندگی اربوں افراد کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہاں بہت بڑا داؤ کھیلا جا رہا تھا۔ ظفر کو معلوم نہیں تھا، لیکن معلوم ہو یا نہ ہو، اسے ایک اوتار کے روپ میں دنیا کے سامنے آنا تھا۔ یہ طے تھا کہ وہ اپنی زندگی کی پرائیویسی کے بارے میں شور مچائے گا، واویلا کرے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اسے قتل کرنے کی کوشش تک کر بیٹھے۔ موہن کو اس سے ہمدردی تھی۔ جو کچھ ہونے والا تھا اس کا ملال بھی تھا، مگر ہونا تو یہی تھا۔ وہ سگریٹ کے کش لیتا، چھت کی طرف دھوئیں کے مرگولے اڑاتا، یہ سب کچھ سوچتا رہا۔ اسے تصور میں دنیا بھر کے اخبارات کی شہ سرخیاں نظر آئیں، ٹی وی پر مباحثے ہوتے نظر آئے۔ وہ خود بھی بعض مباحثوں میں شامل تھا۔ ظفر، آشا اور سنجوتکا کی زندگی پر فلمیں بن رہی تھی۔ خود اس کا نام بھی گھر گھر سنا جا رہا تھا۔ یہ سب کچھ اسے بے حد خوفناک لگا۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں بھی اس مشن سے دستبردار ہو جانے کا خیال جاگا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا۔ اب تو بلاؤں کی اس پٹاری کو کھلنا ہی تھا، نتائج خواہ کتنے ہی بھیانک ہوں۔ ایک خیال البتہ خوش آئند تھا۔ اس کی نظریاتی مخالفین جو اس پر سنگ باری کرتے رہے تھے، انہیں اس سے معذرت کرنا پڑتی۔ اس نے سوچا کہ اب انتظار کیسا، جتنی جلدی دھماکہ کر دیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، 6 بجے تھے۔ امکان یہی تھا کہ آشا گھر پر ہی موجود ہوگی۔ اس نے ڈائریکٹری میں آشا کا نمبر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ آشا بستر پر دراز میز پر رکھی ہوئی بوتل کو گھورے جا رہی تھی۔ بوتل آدھی ہو چکی تھی۔ اس نے ایک اور جام انڈیل لیا۔ آشا خود کو سنبھالو، اس نے خود کلامی کی۔ تمہیں اس بوتل سے چھٹکارا پانا ہوگا، یہ تمہیں بھوت اور بد روحیں دکھانے لگی ہے۔
उसने सोचा कि मुझे फिर अस्पताल चले जाना चाहिए। यूं ही वक्त गुजारी के लिए वो इतनी बुरी जगह भी नहीं, बहुत पुरसकून है। वहाँ कोई किसी को परेशान नहीं करता। उलझे हुए मामलात पुरसकून से बैठकर गौर किया जा सकता है। कुछ दिन बाद वापस आ जाऊंगी। जब तक वो डॉक्टर जफर भी अपने शहर वापस चला जाएगा। जफर के नाम से उसे याद आया कि आज रात वो कॉटेज में होगा। ना जाने किस चीज़ की तलाश है उसे। बहरहाल जिस चीज़ की भी तलाश है वो उसे नहीं मिल सकती। 32 साल बहुत तवील अरसा होता है। इतने बरसों में सब कुछ बदल जाता है। पुरइसरार डॉक्टर जफर, अब तुम्हें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। उसकी जहनी रुकी रो फिर मैं नोशी की तरफ मुड़ गई। उसे शराब छोड़नी थी, क्योंकि अब वो गैर मरी आवाज़ें सुनने लगी थी, जैसे उस रोज़ मोहम्मद रफ़ी के प्रोग्राम में हुआ। उसने अपनी और हरी की आवाज़ों में वो आखिरी गुफ्तगू सुनी थी, वो झील पर जो हुई थी। वो आवाज़ उसके ख्याल में जफर के मुंह से निकल रही थी, जबकि ये मुमकिन नहीं था। ये सब उसके तख़ील का करिश्मा था। अब उसे बहुत मोहतात रहना होगा। अब उसे उस फ़ोन पर भी पछतावा हो रहा था जो उसने कुछ देर पहले जफर को किया था। वो उस पर खुद खूब बरसी थी, चीखी चिल्लाई थी। अब तो वो उसे यकीनन ज़हरी मरीज समझ रहा होगा, लेकिन अब वो पुरसकून थी। उसे खुद को पुरसकून रखना था। फ़ोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से एक अजनबी मर्दाना आवाज़ ने कहा, आशा देवी बोल रही हूँ। आप मुझे नहीं जानती, मैं डॉक्टर मोहनदास बोल रहा हूँ। मैं आपको डॉक्टर जफर के मुतल्लिक ऐसी मालूमात फराहम कर सकता हूँ जिनमें आप यकीनन दिलचस्पी लेंगी। इजाज़त हो तो मैं आपके घर पहुँच जाऊँ। कॉटेज पहुँचते पहुँचते 9 बज गए। अंदर जाने से पहले वो दरवाजे पर खड़ा झील को देखता रहा। आसमान पर आधा चांद अपनी कश्ती रखे कश्ती कर रहा था और फिजा में खनकी थी, मगर हवा नहीं थी। झील के पार हॉलीडे इन का साइन बोर्ड चमकता हुआ नजर आ रहा था। झील साकत थी। बेशतर कॉटेज तारीकी में डूबे हुए थे। वो अभी गैर आबाद थे। इक्का दुक्का कॉटेज में रोशनी नजर आ रही थी। वो अंदर जाकर सामान खोलने में मसरूफ हो गया। वो अपने साथ ज्यादा सामान नहीं लाया था, कुछ कपड़े और शराब की 2 बोतलें। बाकी सामान उसने होटल में ही छोड़ दिया था। कॉटेज उसने 1 महीने के लिए लिया था, मगर शायद वहां सिर्फ 1 रात का क़याम ही काफ़ी साबित हो। मसला ये था कि पुराने ख्वाबों में से जिस पर भी उसने अमल किया था, उससे उसका पीछा छूट गया था। टेनिस वाला ख्वाब, दरख्त वाला ख्वाब, कार वाला ख्वाब, घर वाला ख्वाब, अब सिर्फ झील वाला ख्वाब रह गया था। उसने रात को झील में तैराकी की ठानी थी। उसे यकीन था कि उसके बाद यह ख्वाब भी कभी उसे परेशान नहीं करेगा। उसने सोचा था कि जहां तक मुमकिन हो वो उस ख्वाब की जुज़ियात को पूरा करते हुए उसे हकीकत बनाएगा। आशा तो उसमें शामिल नहीं हो सकती थी, लेकिन अपने तौर पर वो जिस हद तक अमल कर सकता था, अमल करने का इरादा कर चुका था। वो अब इन ख्वाबों से हमेशा के लिए छुटकारा चाहता था। सामान खोलने के बाद वो सुकून से बैठ गया। उसने शराब की बोतल खोल ली। संजोगता के आने में अभी बहुत वक्त था। झील के इलाके में गहरा सकूत था। कॉटेज खुल गया था तो सेलन की भूख कम हो गई थी, लेकिन मादूम नहीं हुई थी। वो बैठा बदे फर्नीचर को घूरता रहा और सोचता रहा कि हरि किशन के ज़माने में यहाँ यकीनन ढंग का फर्नीचर होगा। जाम हलक से उतारने के बाद वो तरंग में आ गया। ख्वाब से पीछा छुड़ाने के तरीक़ेकार के बारे में उसे जो शकूक थे यकायक रफा हो गए। उसने सोचा आज हर तिलस्म टूट जाएगा, माजी की हर बला फना के घाट उतर जाएगी और फिर वो हमेशा के लिए आज़ाद होगा। वो संजोगता के साथ यहाँ 2-3 दिन ऐश करेगा और फिर उसने एक जाम और हलक से उतारा, फिर कपड़े उतारे और नीकर पहन लिया। उसने बढ़कर खिड़की खोली और पर्दे हटाकर बाहर झांका। आधा चांद आसमान पर बेदस्तूर पेशकदमी कर रहा था, मगर वो झील को पूरी तरह रोशन करने में नाकाम था। करीब के तमाम कॉटेजेस में अंधेरा था, इर्द गिर्द कोई मौजूद नहीं था। उसने दरवाज़ा खोला और कॉटेज से बाहर आ गया। हवा अब भी ठहरी हुई थी, मगर खनकी बढ़ गई थी। उसका बदन होले होले लरजने लगा। उसने झील की तरफ देखा। उसे अंदाज़ा था कि झील का पानी कितना ठंडा होगा।
ایک لمحے کو اس کا ارادہ متزلزل ہو گیا۔ خواب سے پیچھا چھڑانے کا وہ طریقہ اسے محمل اور احمقانہ لگا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ واپس جا کر کپڑے پہنے اور سنجوگتا کی آمد کا انتظار کرتا رہے۔ اسے اپنا سر بہت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا، شاید شراب کی وجہ سے، مگر اس نے اس خیال کو ذہن سے جھٹکا اور ڈھلوانی راستے پر چل دیا جو ایک طرف جاتا تھا۔ اسے یاد تھا کہ خواب میں یہ راستہ بجریلا تھا، مگر اب وہاں بجری نہیں تھی۔ ایک کے پاس پہنچ کر وہ کچھ دیر کو گو مگو کے عالم میں کھڑا رہا۔ اس کا جسم اب بھی لرز رہا تھا، جھیل جیسے باہیں پھیلائے اس کی منتظر تھی۔ اس نے جھیل کے پار ہالیڈے ان کے سائن بورڈ کو دیکھا، وہ جیسے اسے اشارہ کر رہا تھا، اسے بلا رہا تھا۔